Okay, so we are going to continue with that topic and then we'll start. I have written the name of the chapter here, the haloalkane and the haloarenes. After completing that one, we are going to start this chapter, okay? Yes, ma'am. Okay, this is your first chapter of organic chemistry. तो सॉल्यूशन का थोड़ा सा बता देती हूँ. एक तो ना आपको ये दो फॉर्मूले भी ध्यान में रखने हैं. जो आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किया था, उसमें एक ये फॉर्मूला जो आपका KF डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है, दैट इज R into the molar mass of solvent multiplied by the TF square divided by the 1000 into enthalpy of fusion. ठीक है. और सिमिलरली जो आपका KB होगा, that can be calculated as R molar mass of your solvent multiplied by TB square हो जाएगा यहाँ पे, divided by 1000 into delta H vaporization. कई बार क्या होता है कि अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन नहीं आया तो आपको इसका रिलेशनशिप ही पूछ लेता है. तो दिस इज डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. अगर तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आ गया तो इधर उधर शिफ्ट करके आप कैलकुलेट कर सकते हो. अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से नहीं आया तो इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी. बाकी R और TB आपको पता होंगे क्वेश्चन से, उससे आप इसका आंसर निकाल सकते हो. ओके, तो ये दो फॉर्मूले एक तो नोट करने हैं. दूसरा, जब आपको क्वेश्चन करना है इसका, व्हेन यू वर स्टडिंग योर, चलो मैं पहले एक बार आपको बता देती हूँ पहले, है ना, एबनॉर्मल मोलर मासेस होते क्या हैं. इससे सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी. एबनॉर्मल मोलर मासेस. नाउ व्हाट आर द एबनॉर्मल मोलर मासेस. देखो, आपको पता है द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैन बी यूज टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द मोलर मास, है ना. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज can be used to determine the molar mass of the solute, molar mass of unknown solute. unknown क्यों बोलते हैं? क्योंकि मोलर मास कैलकुलेट करके ही तो हम पता लगाते हैं कि वो कौन सा होता है, अननोन सोल्यूट. और जितनी भी आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है, अगर आपको थोड़ा सा याद है, इफ यू हैव डन दैट ना, तो हर कोई जो मोलर मास ऑफ सोल्यूट आया ना आपका, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू CP आया है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आया. ठीक है. और जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ द पार्टिकल्स पे. इसके बारे में भी आपको नॉलेज है. अब होता क्या है रिएक्शन में, कई बार जो आपने सॉल्यूट लिया है उसमें हो जाता है एसोसिएशन या डिसोसिएशन. समटाइम द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलिटिक मैं बोल देती हूँ सॉल्यूट, है ना. नॉन इलेक्ट्रोलिटिक होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट अंडरगो द एसोसिएशन or the dissociation in the solution. Association or the dissociation in the solution. Solution में association या dissociation हो जाता है उसका. ठीक है. तो उससे क्या होगा बेटा, उस एज अ रिजल्ट ऑफ विच नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो जाएंगे, है ना. एज अ रिजल्ट ऑफ विच नंबर ऑफ पार्टिकल्स changes in the solution. So as the molecular mass of solute. अब देखते हैं दोनों में क्या होगा, कैसे कैसे आप इसको कैलकुलेट करते हो. जब आपका आता है डिसोसिएशन ऑफ द सॉल्यूट, या आप बोल सकते हो इसको इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूट.
तो डिसोसिएशन में क्या होगा, जैसे KCl टाइप का आपने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, तो KCl टाइप का इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा, वो K प्लस और Cl नेगेटिव में इसको ब्रेकअप कर देगा। ये Cl नेगेटिव हो गया, ये Ka प्लस हो गया। तो जब KCl K प्लस और Cl नेगेटिव में ब्रेकअप हो जाएगा, तो आप देखो पहले जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी ना, वो आपके एक पार्टिकल के अकॉर्डिंग थी, बट मैंने आपको आर्हीनियस थ्योरी जब पढ़ाई थी केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में, तब भी बताया था कि हर कोई आयन एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करता है, इंडिविजुअल पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। और ये जो आपका आयन है जो इंडिविजुअल पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिटर्मिनेशन में उतना ही इफेक्टिव होगा जैसे एक मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो अब देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए डिसोसिएशन से सॉल्यूशन में। डिसोसिएशन का कॉन्सिक्वेंस क्या आता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन बढ़ जाते हैं, इन द सॉल्यूशन इंक्रीजेस। पहले तो नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो गए सॉल्यूशन में, अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, बताओ? इंक्रीज। शाबाश, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज हो गई। अब हमने ये पढ़ा था कि जो आपका मोलर मास है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो मोलर मास आपका क्या हो गया फिर, डिक्रीज। ठीक है, मोलर मास हो गया आपका डिक्रीज। और ये कौन से वाला मोलर मास की आप बात कर रहे हो, ये मोलर मास को मैं हमेशा लिखूंगी कैलकुलेटेड मोलर मास ऑन द बेसिस ऑफ CP, कैलकुलेटेड मोलर मास ऑन द बेसिस ऑफ CP। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बेस पे जो आपने मोलर मास कैलकुलेट किया है वो आपका क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा योर डिक्रीज, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो गई। इसी को आप देखो कैसे अप्लाई कर सकते हो एसोसिएशन पे। एसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलिटिक सल्यूट। मान लो आपने यहाँ पे ले लिया एसिटिक एसिड CH3COOH, ये ले लिया आपने एसिटिक एसिड। अब बेटा एसिटिक एसिड आपने ऑर्गेनिक में भी सुना होगा कि एसिटिक हो जाता है डाइमराइज, यस और नो? तो अगर आपका एसिटिक एसिड डाइमराइज हो जाता है तो CH3C डबल बॉन्ड OOH, ये हो गया एसिटिक एसिड। तो दिस इज अ CH3C डबल बॉन्ड O एंड OH, ये हो गया आपका एसिटिक एसिड। तो दो एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल अपने आप को इस तरह से खुद ब खुद ओरिएंट कर लेते हैं कि पहले का कार्बोनिल ग्रुप दूसरे के OH को फेस करता है और दूसरे का कार्बोनिल ग्रुप पहले के OH को फेस करता है, और उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। अब ये क्यों कर रहे हैं वो तो आपको अंडरस्टूड ही है कि जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो ये बॉन्ड बना, एनर्जी रिलीज हो गई और ये स्टेबलाइज हो गया, है ना? तो ये हो जाता है डाइमर। इसलिए बोलते हैं कि जो आपके कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं दे एग्जिस्ट एज अ डाइमर। कार्बोक्सिलिक एसिड्स एग्जिस्ट एज द डाइमर्स, ये डाइमर एग्जिस्ट करते हैं आपके कार्बोक्सिलिक एसिड। और जो आपका एसिटिक एसिड है वो 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के लगेंगे, और 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के डाइमराइज होकर कुछ आपको इस तरह से लिखने पड़ेगा, उसको ऐसे लिखेंगे CH3COOH ट्वाइस। तो अब एज अ रिजल्ट ऑफ द एसोसिएशन क्या हो गया, नंबर ऑफ द पार्टिकल्स क्या हो गए सोल्यूशन में, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सोल्यूशन डिक्रीजेस हो गए, है ना? यस मैम। पहले ये 2 गिने जा रहे थे ना, अब इसको 2 थोड़ा गिनोगे, अब इसको 1 गिनोगे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी बेटा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज। हो जाएगी क्योंकि वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। तो अगर नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हो गए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज होगी, तो मोलर मास क्या हो गया, इंक्रीज। MB। हाँ, मोलर मास MB हो गया आपका इंक्रीज। और ये जो मोलर मास है ये कौन सा मोलर मास है, ये है कैलकुलेटेड मोलर मास ऑन द बेसिस ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कैलकुलेटेड मोलर मास MB on the basis of colligative property। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बेस पे मोलर मास जो है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो कैलकुलेटेड मोलर मास ऑन द बेसिस ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर इंक्रीज हो जाता है
तो आपके पास एबनॉर्मल आ गया, मतलब आपको जो लग रहा था कि एसिटिक एसिड का मोलर मास आना चाहिए, आप कंफ्यूज हो जाओगे ना कि वो एसिटिक एसिड है भी है या नहीं है। तो ऐसे जो आपके डिक्रीज या इंक्रीज मोलर मासेस हैं, इनको बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मासेस। ये रिजल्ट आता है इसमें। तो ये तो तुम्हें समझ में आ गया कि एबनॉर्मेलिटी क्यों आती है। अब क्या होता है कई बार पेपर में ना, कोई वो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट बोल देता है जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। देखो इलेक्ट्रोलाइट वर्ड ही इसलिए बना है जो पानी में डिसोसिएट हो जाए या एसोसिएट हो जाए। तो अगर पेपर में कुछ नॉन इलेक्ट्रोलाइट आ गया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब जैसे उसने ग्लूकोज बोल दिया, चलो, तो ग्लूकोज में ना तो होती है एसोसिएशन, नीदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन। ना इसमें एसोसिएशन होगी ना इसमें डिसोसिएशन होगी। जब इसमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन कुछ भी नहीं होगी, तो इसका मतलब है इसमें जो एबनॉर्मल मोलर मास है नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसमें एबनॉर्मल मोलर मास का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोलर मास ये इसको अफेक्ट नहीं करेंगे। चलो, तो ये हो गया आपका पॉइंट यहाँ पे। अब हमें कैसे पता लगेगा, इज देयर एनी फैक्टर जिससे आपको पता लगेगा कि मोलर मास आपके एबनॉर्मल आ रहे हैं, या हमें कैसे पता लगेगा कौन सा फैक्टर है? उसके लिए एक है वन हाफ फैक्टर। वन हाफ फैक्टर को आई बोलते हैं। तो ये होता है, इट मेजर्स द डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन। इट मेजर द डिग्री ऑफ एसोसिएशन और द डिसोसिएशन। सॉल्यूशन में एसोसिएशन हो रहा है या नहीं हो रहा, जो हम इससे कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे हमने देखा था, देखो जो आपका था एसोसिएशन, एसिटिक एसिड, तो एसोसिएशन से मोलर मास बढ़ रहा था, है ना, और डिसोसिएशन से मोलर मास आपका कम हो रहा था। तो जो आई की वैल्यू होती है ना, वो होती है एक्चुअल मोलर मास, एक्चुअल मोलर मास, ठीक है, अपॉन कैलकुलेटेड। अब कोई देखो, कोई इसको ऑब्जर्व लिखता है, कोई कुछ लिखता है, मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख दिया है। एक्चुअल जो इसका होता है, कैलकुलेटेड मोलर मास ऑन द बेसिस ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मोलर मास ऑन द बेसिस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब अगर इसको आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के सेंस में लिखना है तो वो भी कर सकते हो। तो इसको बोल सकते हैं एक्चुअल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड। अच्छा, इसमें तो रिवर्स करना पड़ेगा ना, तो ये आ जाएगा कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन एक्चुअल वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आप देखो, लैंग्वेज किसी की कुछ भी डिफरेंट हो सकती है, बट मीनिंग इसका यही है। अब फॉर एसोसिएशन क्या होता है? फॉर एसोसिएशन जो आपका कैलकुलेटेड मोलर मास है ऑन द बेसिस ऑफ सीपी, जैसे कि आपने देखा उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाते हैं, मोलर मास बढ़ जाता है। तो कैलकुलेटेड मोलर मास होता है ज्यादा, ग्रेटर देन होता है एज कंपेयर टू द एक्चुअल मोलर मास। ठीक है, तो इसका मतलब है आई की वैल्यू आएगी लेस देन 1। किसके लिए आएगी? एसोसिएशन के लिए। और जब आपका होता है सॉल्यूशन में डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, तो फॉर द डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट जो आपका कैलकुलेटेड मोलर मास था, कैलकुलेटेड मोलर मास आता है लेस देन एक्चुअल मोलर मास। एक्चुअल मोलर मास से कम होता है कैलकुलेटेड मोलर मास। तो उसमें अगर कैलकुलेटेड मोलर मास कम है, तो इसका मतलब हो गया आई की वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब है आई होगा 1 ऐसे टाइप के सॉल्यूशंस के लिए जिसमें ना तो हो एसोसिएशन, नीदर एसोसिएशन और नॉर डिसोसिएशन। जैसे मैंने आपको ग्लूकोज का टाइप करवाया था ना, जिसमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन कुछ भी नहीं होता है, तो उसके लिए आपके आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो 1 हो जाएगी।
ठीक है। अब इससे क्या हो गया, सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। आई विल टेल यू। देखो, जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना, उसमें आई आपको इंट्रोड्यूस करना है। जैसे पी नॉट ए माइनस पी सोल्यूशन अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू आई इंटू एक्स पी। आपने देखा होगा पहले हम सिर्फ इसको एक्स बी के बराबर रखते थे, अब मैंने आई रख दिया। ये पहली हो गई आपकी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड, डेल्टा टी बी लिखते पहले, है ना। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, और डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, for pi is equal to I into C into R into T। अब भी I कैसे कैलकुलेट करना है, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। अब I कैलकुलेट करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है। अगर मान लो आपके पेपर में KCl आ गया है ना, कुछ इस तरह का सॉल्यूट आ गया, तो आप क्या करोगे, बस I की वैल्यू KCl के जितने आयंस बनते हैं ना, उसके अकॉर्डिंगली कर दोगे एडजस्ट। ठीक है ना। जैसे मान लो आपका KCl है तो उसको 2 लिख दोगे, एक K प्लस और Cl नेगेटिव में से ही तो 2 हो जाएगा ये चेंज। जैसे NaCl है, मान लो NaCl के लिए I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। KCl के लिए भी 2, और उसके बाद MgSO4। ठीक है, ये भी तो बनेंगे तो 2 ही आयन ना, चाहे 4 जो मर्जी हो। K2SO4, इसमें 3 बनेंगे आयन। तो इस तरह से एसोसिएशन के लिए कुछ ऐसे आपको कैलकुलेट नहीं करवाता है, या वो आपको सिंपल दे देगा। ठीक है, या आप इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लगा के भी उसको आई के लिए सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो दिस इज हाउ यू पीपल हैव टू गो फॉर द एबनॉर्मल मोलर मासेस। और एबनॉर्मल मोलर मास के लिए चलो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन भी इसका करवा देती हूँ, ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ओके, बिफोर गोइंग टू दिस एक और टॉपिक देखते हैं छोटा सा, एक ये भी स्किप हुआ है, हेनरीज लॉ। आ जाता है मोस्टली इसका क्वेश्चन, और इतना आसान लॉ है, कुछ भी नहीं करना है। खैर इसमें सबको पता है कि अगर किसी गैस को किसी लिक्विड में डिसॉल्व करना है, तो वो जितना ज्यादा आप प्रेशर डालोगे उतना अमाउंट ऑफ गैस ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा। तो दिस इज अ लॉ रिलेटेड टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन द लिक्विड। तो लॉ क्या कहता है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन अ लिक्विड is directly proportional to partial pressure, है ना, partial pressure of the gas present above the surface of liquid। या सॉल्यूशन। तो इसके लिए जो प्रेशर होगा वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ गैस के होगा। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता है आपके पास KH, और KH है आपके पास हेनरीज कांस्टेंट। बाकी सारी आपको मेहनत एक्स को कैलकुलेट करने में वो सबको पता है कैसे कैलकुलेट करना है, उसमें लगाता है। ठीक है, और एक्स यहाँ पे अमाउंट मैंने लिख दिया है, वैसे ये मोल फ्रैक्शन होता है। ठीक है, जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतनी ज्यादा वो गैस सॉल्युबल होगी। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। मोल फ्रैक्शन की कैलकुलेशन इज नॉट अ बिग डील कि आपको कैलकुलेट नहीं करनी आती है, कर लोगे ना। Yes, ma'am. कैलकुलेशन पार्ट पड़ता है मोल फ्रैक्शन की कैलकुलेशन में, बाकी मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसमें एक और छोटा सा टॉपिक आता है जिसको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स बोलते हैं। तो मैं आपको ना वर्बली समझा देती हूँ।
एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स होते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, ठीक है। इसमें जिन मतलब उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती है जब आप इसको बॉईल करते हो। इसमें मैक्सिमम एंड द मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं 2 टाइप के, और इनकी एग्जांपल्स एक बार देख लें। इसके साथ ये चैप्टर डन है। एजियोट्रॉप्स की डेफिनेशन आ जाती है, ये एग्जांपल आ जाती है। बाकी इस चैप्टर में से 90% होता है कि न्यूमेरिकली आपको पूछा जाएगा, ठीक है। और एक बात और मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ कि जो जो इसके नोट्स है ना, इस चैप्टर के नोट्स आपको हेलोएल्केन और हेलोएरीन वाले में मिलेंगे। आज वाला जो लास्ट वाला पोर्शन है, पहले वाला तो सॉल्यूशन में ही जाएगा, ठीक है। Yes, ma'am. चलो, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड आवर ऑर्गेनिक, बिकॉज मेजर डिमांड था सभी का कि इसको पढ़ा दिया जाए पहले। दिस इज अ हेलोएल्केन्स and the haloarenes. देखो, as it is clear from the name, haloalkanes मतलब these are the halogen derivatives. किस किस के बेटे? These are the halogen derivatives of the alkane and the benzene. alkane और benzene के जो हेलोजन डेरिवेटिव हैं, जो एल्केन का होगा वो हेलो एल्केन होगा, और जो बेंजीन का होगा फिर वो हेलो एरीन्स होगा। जैसे हम एल्केन को लिखते हैं तो कैसे लिखते हो? CH3CH2Br ऐसा लिखते हो ना, तो इसको हम लिख देंगे। चलो पहले मैं आपको एल्केन से ही बना के दिखा देती हूँ, एल्काइल हैलाइड। आप इसको ऐसे लिखते हो। अब इसको कैसे लिखेंगे? जर्नल फॉर्म में R और H लिखेंगे। भी मैंने R और H का फॉर्मेट क्यों दिया है? क्योंकि बेटा सबसे पहले तो इसमें से जब हम हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो ये ऐसा ग्रुप बनता है। देखो CH3CH2, एक वैलेंसी छोड़ देते हैं R के साथ, तो ये बन गया तुम्हारा एल्काइल ग्रुप, ठीक है। ये एल्काइल ग्रुप आ गया। अब इस एल्काइल ग्रुप में क्या ऐड कर दोगे तुम? इस एल्काइल ग्रुप में हाइड्रोजन ऐड कर दो। तो दिस इज अ CH3CH2 एंड X, तो ये बन गया आपका हेलो एल्केन। तो ये हेलो एल्केन बन गया। एंड मोर ओवर इसका एक और भी नाम है, ये तो IUPAC हो गया हेलो एल्केन, जो एक्चुअली में है कॉमन नेम में इसको लिखा जाएगा इथाइल हैलाइड। अब हैलाइड देखो, ब्रोमाइड क्लोराइड कुछ भी हो सकता है, इथाइल हैलाइड। इसी तरह से जब आप एरोमेटिक वाला लेते हो तो एरोमेटिक में पेरेंट न्यूक्लियस ले लो बेंजीन। ये जो पेरेंट न्यूक्लियस है बेंजीन, इसमें भी तो हर जगह CH ही होते हैं, हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, तो जब इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो इसके ऊपर एक वैलेंसी आ जाएगी, ठीक है ना। अब इसमें से +X कर देंगे। अब बेटा ये तो था तुम्हारा बेंजीन, जिसको मैं लिख देती हूँ आपका चलो AR और H लिख देती हूँ। अब इसमें से एक हटा दिया हमने, तो ये क्या ग्रुप बन गया आपके पास? व्हाट इज दिस ग्रुप? बेंजीन के ऊपर एक वैलेंसी छोड़ी हो तो इसको क्या बोलते हैं भाई? इतना मुश्किल पूछ लिया मैंने। फिनाइल, ठीक है। और उसके बाद इसमें हैलोजन इंट्रोड्यूस कर दो। व्हेन यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ हैलोजन, तो वो वहां पे लग जाएगा हेलो बेंजीन। ये इसका जाएगा आपका IUPAC नेम। कॉमन भी यही जाएगा, इसमें कोई दो अलग नाम नहीं है। तो ये तो है इनकी डेफिनेशन की क्या होते हैं। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। Classification of haloalkanes and haloarenes. Regarding the classification of haloalkane and haloarene, तो इसके काफी सारे 2 ways हैं बेसिक, जिससे आप इसको क्लासिफाई कर सकते हो। The first is the classification on the basis of the number of the halogen atoms. Classification on the basis of number of halogen atoms. तो नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स के बेस पे क्लासिफाई करोगे तो ऐसा हो सकता है CH3 CH2 Cl, ठीक है। जहाँ मैं इसको 3 वाला ही ले लेती हूँ ताकि आपको एक में ही सारा दिखा दे।
तो ये आ गया आपका पहली कैटेगरी इसकी, मोनो हेलो डेरिवेटिव्स। मोनो हेलो डेरिवेटिव्स। तो CH3 CH2 CH2Cl, ठीक है। तो इस तरह का जो कंपाउंड है CH3 CH2 CH2Cl, ये मोनो हेलो है। इसी तरीके से जब बेंजीन, इसको क्या बोलोगे, कुछ भी नहीं है, ये क्लोरोप्रोपेन है, सिंपल क्लोरोप्रोपेन। इसी तरह से आप इसमें भी ले सकते हो, इसमें भी एक लगा है तो कहीं भी लगा लो, उसके विद रिस्पेक्ट टू आगे ऑर्थो पैरामीटर डिसाइड होते हैं। अकेले के लिए कोई ऑर्थो पैरामीटर नहीं होता है, तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है। सेकंड हो गया आपका डाई हेलो डेरिवेटिव्स। देखो मोनो तो सारे ही बना देते हैं, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, कोई इसमें क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। डाई हेलोजन डेरिवेटिव में CH2 CH2Cl ऐसे ले सकते हो। जब एक जो एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे है उस पे एक ही हेलोजन लगा हो, यानी कि सेम टाइप का हेलोजन लगा हो ना, जिसको 1,2 डाई बोलते हो तुम बेटा, तो ये होता है आपका विसिनल, क्या बोलते हैं इसको, विसिनल डाई हैलाइड। पर इसका एक और फॉर्म भी हो सकता है, जैसे CH2Cl2 ऐसे लिख दिया जाए, एक कार्बन पे दो हेलोजन लगे हैं तो वो हो जाएगा जेम डाई हैलाइड। दिस इज अ जेम डाई हैलाइड। तो इसकी टू फॉर्म्स हो गई, वन इज अ विसिनल डाई हैलाइड एंड द जेम डाई हैलाइड। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको इस कैटेगरी में डाई हेलो वाली कैटेगरी में लिख सकते हैं। बाकी एरोमेटिक का भी इस तरह से डाई होगा। देखो एरोमेटिक वाली कैटेगरी में क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, जब इस पे एक Cl लग जाता है ना, तब आपके पास नेक्स्ट Cl के लिए कुछ पोजीशंस स्पेसिफाइड हो जाती है। इसके जो एडजेसेंट पोजीशंस हैं दोनों, उसको बोला जाता है ऑर्थो। तो अगर तो यहाँ लग गया तो या तो इसको लिख लो 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन, और द अदर वे ऑफ सेइंग इट इज अ ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। और ऑर्थो तो लिखने की भी जरूरत नहीं है पूरी, ऑर्थो के लिए आप ओ भी लगा सकते हो सिर्फ। ठीक है, दिस इज अ वे आउट। या आप इसको कैसे बना सकते थे, इधर यू पीपल कैन टेक इट लाइक वन हेयर एंड द वन हेयर। तो बेटा ये 1,2,3 हो गया, तो दिस इज 1,3 डाई क्लोरोबेंजीन। ठीक है, या इसको बोलोगे मेटा क्लोरोबेंजीन। मेटा डाई क्लोरो बोलोगे। ठीक है, और थर्ड वे आप समझ ही गए होगे। पैरा पोजीशन पे। शाबाश। अच्छा, ये तो डबल बॉन्ड आपस में कोलाइड कर गए भाई हमारे। एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, तो या तो ये 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन हो गया, या पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अब ना मुझे इसके बारे में थोड़ा ये भी आपको बताना है, जैसे प्रीवियस स्लाइड में मैंने डाई लगाया एडजेसेंट पोजीशन पे, तो डाई लगाते हुए ना आपको ये ध्यान देना है कि फ्लोरीन, फ्लोरीन तो वैसे ही नहीं लगेगा आपका, है ना, क्लोरीन लग जाएगा, ब्रोमीन भी लग जाएगा, बट आयोडीन क्या होता है कि साइज बहुत बड़ा होता है। तो आयोडीन की वो तो अलग बात है कि आप बना सकते हो, लिख के उसका IUPAC दे सकते हो, पूछा जा सकता है। बट कभी रिएक्शन करते हो तो ये बात ध्यान में रखोगे कि एडजेसेंट पोजीशन पे दो अगर आयोडीन है तो वो रिएक्शन में आगे पार्टिसिपेट कर जाते हैं, I2 उसमें से रिमूव हो जाता है और डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। I2 उसमें से गैस बाहर निकल जाएगी, क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है, तो वो मोस्टली बनता नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके डाई वाले एग्जाम्पल। थर्ड, ट्राई क्लोरोबेंजीन।
ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव, ट्राई वाला फिर लिखते हैं इसको। थर्ड कैटेगरी हो गई आपकी ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स। ये जो आपके ट्राई हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं, इसमें क्या होता है भाई, 3 हैलोजन लगे होंगे ऑब्वियसली, CH2Cl, CHCl, CH2Cl। अब इसका IUPAC देखा जाए तो 1 2 3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन। अदर वे ऑफ राइटिंग इट इज प्रॉप, उन्हें ऊपर वाला ही ठीक रहेगा, फंक्शनल ग्रुप नहीं है ना तो इसको अंदर नहीं ले जा सकते, ये प्रीफिक्स ही गिने जाते हैं आपके। तो ये हो गया इसका। अब यहाँ पे भी मैंने लगा दिया है क्लोरीन, ब्रोमीन भी चलो लगा दोगे, बट ये भी स्टेबल नहीं है। इसमें 2 तो एग्जिस्ट कर जाएंगे, तीसरे के केस में एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, नेम हमें कंपाउंड सीखना भी है बेसिकली। तो देखो पेपर में हमें रिएक्शन आना है, तो जब रिएक्शन आना तो नाम लिखना भी पता होना चाहिए, बिना नाम लिखे पता नहीं लगेगा कि क्या पूछा गया है। और एरोमेटिक के केस में भाई बेटर वे इज कि एडजेसेंट पे ना लगाया जाए, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, जैसे ए का स्ट्रक्चर लिखते हो ना ऐसे। अब ये देखो क्या हो गया 1, और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, जब मैं आपको प्रोडक्ट बनवाऊंगी तो मैं आपको बोलूंगी कि मैंने वहां पे बताया था ऐसे ऐसे वाला कंपाउंड बनता है। एडजेसेंट में तो रिपल्शन होगी, सबको पता है कि इस पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो 1 2 छोड़ा 3 4 छोड़ा 5, तो ये बन जाएगा 1 3 5 ट्राई क्लोरोबेंजीन। बेटा बी ऑन म्यूट, हु इज अनम्यूटेड। तो ये ट्राइक्लोरोबेंजीन है। अब क्वेश्चन ये आता है कि टेट्रा बनता है मैम? टेट्रा बनता है जी, कार्बन में बनता है। कार्बन से ज्यादा नंबर हो जाए तो 4 एडजेसेंट कार्बन पे नहीं बनता, तो टेट्रा वैसे तो लिखा ही नहीं होता, बट जो बनता है मैं आपको बता देती हूँ। टेट्रा क्लोरोमिथेन बनता है, ये आप देखोगे भी चैप्टर में CCl4 बनता है ना। तो ये आंसर बेंजीन, ये हो गया टेट्रा हेलो डेरिवेटिव है ना, टेट्रा हेलो डेरिवेटिव। ना तो ये आंसर देखोगे आप बेंजीन में, ना आंसर देखोगे आप एक से ज्यादा कार्बन एटम लगे हैं तो वहां पे। हाँ एक आंसर है इसमें, टेट्रा वाला प्रोडक्ट बनता है जो मैं आपको बनवाऊंगी भी चैप्टर में ऐसा। ये आपने हाइड्रोकार्बन्स में मेरे साथ स्टडी किया है, Br, पर बाद में इसको रिएक्शन को में यूटिलाइज करके H और Br हटा के आपने उसमें ट्रिपल बॉन्ड ले आया। ठीक है, तो ये वाला कंपाउंड पर है अनस्टेबल है, ये क्वाइट स्टेबल है। तो ये हो गया आपको कि हाउ वी से कि क्लासिफाई कैसे किए जा सकते हैं। Second is very, very important, that is classification on the basis of the hybridization of the carbon atom that is carrying halogen. This is the hybridization of the carbon atom carrying halogen. जो कार्बन एटम के साथ हैलोजन लगा हुआ है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसके बेस पे आप इसको कैसे बता सकते हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम कैरिंग द हैलोजन, तो सबसे पहला केस तो हम इसमें पढ़ेंगे sp3 कार्बन एटम कंटेनिंग द हैलोजन। इसके बीच में मैं नहीं लगाती हूँ हाइफन, ठीक है। sp3 कार्बन के साथ हैलोजन है, तो ये क्या हो सकता है, C के साथ sp3 है, इसके साथ हैलोजन लगा दिया। अब इसकी भी आगे कई कैटेगरीज हैं। अगर तो इसके साथ सारे हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो इसको मैं सारे चैप्टर में यूज करूंगी 0 डिग्री। तो ये 0 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड इज द जनरल नेम ऑफ सेइंग द हैलोएल्केन। ठीक है ये sp3 ही है। एक में आप क्या कर सकते हो, इसके साथ CH3 लगा दिया, बाकी 2 H लगा दिए और यहाँ पे X लगा दिया। तो यहाँ पे है तो अभी भी sp3 ही है, बट ये आगे फ्यूचर में फर्दर में एक कार्बन के साथ अटैच है, तो इसको क्या बोलोगे, इसको आप नहीं बोल सकते हो 0 डिग्री। अब ये क्या हो गया 1 डिग्री, ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। नेक्स्ट में व्हाट यू पीपल कैन डू, CH3
CH3 and H और X, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। ऐसे 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। तो दिस इज द फर्स्ट कैटेगरी sp3 वाला। इसी की एक और कैटेगरी भी है B, एलाइल हैलाइड्स। एलाइल हैलाइड्स क्या होते हैं? देखो, ये आपके 2 कार्बन एटम हैं जो हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड। अब इसके साथ एक और कार्बन एटम है जिसके साथ हेलोजन लगा है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया व्हाट, sp3, है ना। तो ये एलाइल हैलाइड है। अब ये कार्बन आगे किसके साथ अटैच है? एक कार्बन के साथ, तो ये 1 डिग्री एलाइल हैलाइड हो गया। सेकंड, इसको क्या कर सकते हो, इसकी नेचर चेंज कर दो, वो अलग बात है, स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, कम स्टेबल होगा। CH और X। ठीक है, तो ये आगे 2 कार्बन के साथ है, तो 2 डिग्री एलाइल हैलाइड। फिर उसके बाद CH2 डबल बॉन्ड CH3 हेयर एंड X। ये कार्बन आगे 3 से अटैच है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ 3 डिग्री एलाइल हैलाइड। ठीक है, तो इस तरह से एलाइल हैलाइड की कैटेगराइजेशन भी आप कर सकते हो। C कैटेगरी इसमें हो गई बेंजाइल हैलाइड। देखो, बेंजाइल हैलाइड भी आपका प्राइमरी वाली कैटेगरी में ही आता है, sp3 वाली कैटेगरी में। CH2X, ये वाला नहीं आएगा, इसके साथ एक और लगाना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, ये भी आ सकता है, वो भी आ सकता है, आ जाएगा वो भी। ये कार्बन तो जो इसके साथ लगा है, ये तो sp3 है ना, इसके आगे sp2 है, तो ये एक के साथ अटैच है, तो 1 डिग्री। अगर इसमें एक और लगा दो CH3 इस साइड पे और X, तो अभी भी है, तो ये sp3 है, पर ये एक 2 के साथ अटैच है, तो 2 डिग्री बेंजाइल हैलाइड। और ये हो गया 1 डिग्री बेंजाइल हैलाइड। लास्ट कैटेगरी इसमें क्या लिख सकते हो कि इसके साथ एक और अटैच कर दो। ये कार्बन आगे 3 के साथ अटैच है, तो 3 डिग्री बेंजाइल हैलाइड। ठीक है, तो ये हो गए आपके पास sp3 कार्बन से अटैच हैलोजन हो उस टाइप के क्लासिफिकेशन। अब सेकंड है sp2 कार्बन से अटैच्ड। तो सेकंड इज sp2 कार्बन अटैच टू द हैलोजन। तो इसमें सबसे पहली एग्जांपल आएगी विनाइल हैलाइड्स। CH2 डबल बॉन्ड CH और X, ये विनाइल हैलाइड हो गया। बाकी आप ये इसमें तो वैसे मैं डिग्री नहीं बोलूंगी क्योंकि वो sp3 में होता है। अयो, इसकी ये भी एक एग्जांपल सकती है। ठीक है, ऐसे, तो ये भी sp2 ही है। B, हेलोएरीन्स। हेलोएरीन्स में भी आपका कार्बन एटम कौन सा है? sp2 hybridized. दिस इज a sp2 carbon atom that is containing the halogen. So these are the 2 categories in the case of the sp2 carbon atom which is containing the halogen. Now the question is the third, क्या ऐसा possible है? If yes, then why? If no, then why? कि sp hybridized carbon atom पे halogen लगाओ, whether it is possible or not.
हाँ जी, पॉसिबल है या नहीं है? यस मैम। नहीं पॉसिबल कभी भी। क्यों नहीं पॉसिबल है? आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर ये वाला कार्बन एटम आप ले लोगे, हाइड्रोकार्बन में क्या सीखा फिर, बिना हाइड्रोकार्बन के तो 12th की ऑर्गेनिक हो ही नहीं सकती। या मैं ये बोलना चाहिए मुझे, बिना जीओसी के अप्लाई किए तो आप कुछ भी बना दोगे फिर? ऐसा नहीं होता है बेटा, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। अब sp हाइब्रिडाइज में परसेंटेज एस करेक्टर चेक करो जरा। तो परसेंटेज एस करेक्टर इसमें जाता है 50%। तो 50% मतलब परसेंटेज एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। जितना परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा है उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन कहाँ पे देखा है तुमने कि नेगेटिव के साथ नेगेटिव लगा दो? ये गलत है, ये कभी भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो दिस Yes. केस लिख देती हूँ मैं, वोंट एग्जिस्ट। तो ये हमने कंप्लीट की क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन या कुछ भी अगर ऑर्गेनिक में पढ़ना है ना, रिएक्शन भी पढ़ना है, उसको याद नहीं कर लेना कि इसमें ये डाला ये बन गया। उसमें ये सोचना है कि क्या अगर ये होता तो बन पाता, कौन ऐसा इसका रिएक्शन देगा, कौन इसका रिएक्शन नहीं देगा। तो ऐसी चीजें सोचोगे तो ऑर्गेनिक होगी। जो एनसीईआरटी में लिखा है वो क्वेश्चन तो डायरेक्ट कभी भी नहीं आएगा ना। आपकी नॉलेज टेस्टिंग होगी कि क्या ज्ञान लिया है आपने इससे। तो ये तो हो गया बेटा आपका क्लासिफिकेशन। उसके बाद है आईयूपैक नेमिंग। आईयूपैक नेमिंग पे आई वॉन्ट वेस्ट टू मच टाइम, क्योंकि कुछ बच्चे इसमें नए भी हैं। तो मैं आईयूपैक की वो बस चीजें करवा दूंगी जिसपे आप लोग गलतियां करते हो। बाकी आईयूपैक आप खुद पढ़ लेना, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम आईयूपैक में ये डिस्कस करें कि किधर से नंबरिंग होनी है, दिस दैट, उसमें सब ज्ञान रखते हो तुम। यस और नो? Yes, ma'am. मैम। तो आईयूपैक नेमिंग में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, क्योंकि इसमें आइसोमर्स आएंगे या कुछ भी आता है तो आगे ये चीजें बहुत यूज होती हैं। जैसे मैं ये कुछ वर्ड बताऊंगी आपको। देखो, वैसे मैंने शायद हाइड्रोकार्बन में भी बताए हैं, पर चलो कुछ नए हैं तो एक बार इस चैप्टर में बता देती हूँ। ये कहाँ लिखा जाता है, 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 ये कहाँ लिखा जाता है। नो डाउट सबको पता होता है, बट कुछ ना कुछ इसमें मिस्टेक कर देते हो जिसके कारण आपका क्वेश्चन ही गलत हो जाता है। और आजकल क्या एग्जामिनर का ये पैटर्न रहा है हमेशा से, वो कहीं भी आपको लिख देगा कि इसमें आइसो वाला ये बनाओ, टर्शरी वाला ये बनाओ। ठीक है ना? तो वहां पे अगर आपको यही नहीं पता कि ये कहाँ पे ग्रुप्स लगते हैं या इनका आइसोमर से क्या लेना देना है, तो फिर क्वेश्चन तो भाई मुश्किल हो जाएगा। अब देखो जरा, देखो मिथेन और इथेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो मिथेन है ना, इस पे 4 के 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, वो सारे के सारे 0 डिग्री है। तो जब आप इसमें से कोई भी हाइड्रोजन हटाओगे और कोई भी ग्रुप लगाओगे तो तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं है। इसके नाम में कुछ भी ABCD बनाओ, कुछ भी लगाओ, एक्स लगाओ, कुछ भी लगाओ, तो ये आपका एक ही कंपाउंड बनेगा। उसमें कुछ आइसोमर नहीं बनेगा नया, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये एक ही तरह के हाइड्रोजन थे। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम इज अ केस ऑफ द इथेन। इथेन में चाहे 2 कार्बन एटम है, इसमें 6 हाइड्रोजन एटम थे, और 6 के 6 हाइड्रोजन एटम कैसी नेचर रखते थे, प्राइमरी, क्योंकि ये भी एक कार्बन के साथ जुड़ा है, ये भी एक कार्बन के साथ जुड़ा है। तो इसमें से भी आप एक हाइड्रोजन हटाओगे तो कोई भी ग्रुप लगाओगे तो वो सेम ही आइसोमर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उसमें कुछ नया नहीं आएगा, CH3 CH2 और X। तो इसके बारे में तो कोई वरी नहीं करना है। अब प्रॉब्लम आती है थर्ड से। थर्ड में क्या होता है? थर्ड में आता है आपके पास प्रोपेन, CH3 CH2 एंड CH3। अब प्रोपेन में क्या है, आपके पास 6 हाइड्रोजन एटम्स तो हैं, वो प्राइमरी 1 डिग्री, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं 2 डिग्री। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंट डिफरेंट आंसर आएगा। अगर जो आपके माइनस ऑफ एक हाइड्रोजन रिमूव किया वो प्राइमरी था, तो ये कंपाउंड कुछ ऐसा दिखेगा। अभी अभी के लिए इसका नाम कुछ भी नहीं है, अभी के लिए इसका नाम नॉर्मल प्रोपेन ही है, कुछ नहीं किया। और कोई बच्चा ना इसको नहीं लिखेगा कि नॉर्मल है या आइसो है, जब ये और किसी तरीके से बन ही नहीं सकता, तो ये ना नॉर्मल है ना आइसो है। मैं बार बार बोल रही हूँ, बच्चे बोलते हैं एन प्रोपेन, एन प्रोपेन तो बोलना ही गलत है। तो क्या ये आइसोप्रोपेन है? प्रोपेन को चाहे तुम ऐसे भी लिख लोगे, हो तो स्ट्रेट लाइन ही जाएगी वो। ठीक है ना? तो ये सिर्फ प्रोपेन है। अगर तुमने इसका ऐसे लिखा ना कुछ, तो दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज अ प्रोपाइल, बट दिस ग्रुप इज नाउ एन प्रोपाइल। वाई दिस इज एन प्रोपाइल? बिकॉज इसमें से प्राइमरी वाला हाइड्रोजन आपने रिमूव किया। द अदर वेज आप इसमें से हाइड्रोजन रिमूव करोगे पर वो 2 डिग्री वाला होगा।
तो आपका कंपाउंड कुछ ऐसा बन जाएगा CH3 CH एंड CH3। तो यहाँ से आपने सेकेंडरी ये वाला सेंटर वाला हटाया तो ये बन जाएगा आपका आइसोप्रोपाइल। ठीक है, तो इसका नाम है आइसोप्रोपाइल और इसका नाम है एन प्रोपाइल। अब मान लो कोई भी तुम्हें आता है, मैं सिर्फ एल्काइल हैलाइड की बात नहीं कर रही हूँ, अल्कोहल आ जाए आगे, कोई भी ग्रुप लगा हो, मिथाइल लगा हो, कुछ भी लगा हो, तो ये वाले ग्रुप का नाम आइसोप्रोपाइल से, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी हो सकता है, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे कुछ भी लगे ABCD तो ये ग्रुप आइसो या एन है। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो इसके दो ये आइसोमर हैं। ठीक है, थर्ड देख लो। थर्ड है आपके पास ब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 और CH3। अब इसमें कितने हाइड्रोजन एटम है? इसमें 6 हाइड्रोजन एटम्स है 1 डिग्री। 4 हाइड्रोजन एटम है इसमें 2 डिग्री। तो अगर आप इसमें से माइनस करोगे ना, माइनस ऑफ हाइड्रोजन जो 1 डिग्री हुआ, और इसमें से माइनस ऑफ हाइड्रोजन करोगे जो 2 डिग्री हुआ, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन हटाओगे तो देखो क्या आएगा। एन ब्यूटेन। ब्यूटेन नहीं है, ये एन ब्यूटाइल बनेगा ना। यस मैम। दिस इज एन ब्यूटाइल। अब यहां में से कोई एक और हटा लो। CH3 CH CH2 एंड CH3। अब यहाँ पे जो हमने ग्रुप रिमूव किया है, ये कंपाउंड का नाम एन ब्यूटेन है। मैंने प्रोपेन में बोला था इसको एन नहीं लिखना। इस कंपाउंड का नाम एन ब्यूटेन है और उसका रीजन क्या है कि इसको दो तरीके से लिखा जा सकता था। ठीक है ना, पर इसको एक इस वे से लिखा है स्ट्रेट चेन में, तो ये एन ब्यूटेन है। अब इसका नाम कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एन ब्यूटेन की प्राइमरी वाली तो है नहीं फॉर्मेट जिसको एन ब्यूटाइल लिख दिया आपने, तो इसको सिर्फ इस कार्बन के नेचर के नाम पे बोल सकते हो। ये कार्बन दो कार्बन से जुड़ा है ना, तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया। अब ये देखो, ये प्राइमरी फॉर्मेट है। सेकंड क्या है कि इसको लिखने का दूसरा फॉर्मेट देखो, CH3 CH CH3 एंड CH3। व्हेन यू आर राइटिंग दिस इन अ दिस वे ना, तो इस कंपाउंड का खुद का पहले तो नाम आइसोब्यूटेन है, इस पेरेंट का नाम आइसोब्यूटेन है। तो अगर इस पेरेंट का नाम आइसोब्यूटेन है तो इसमें देखो पहले तो क्या क्या है, 3 3 3, 9 हाइड्रोजन है इसमें 1 डिग्री, एक हाइड्रोजन है इसमें 3 डिग्री। ठीक है, तो पहले तो 9 में से कोई एक भी हटा लो तो सेम आंसर आएगा। CH3 CH CH3 और CH2, तो इसका आंसर आएगा आइसोब्यूटाइल। और एक बात याद रखो कि आइसोब्यूटाइल प्राइमरी होता है, तो ये प्राइमरी वाले हाइड्रोजन रिमूव करने से आता है। उसके बाद टर्शरी को हटाओ, ऐसे टर्शरी को हटाओगे तो 1 2 3, तो ये क्या बन गया तुम्हारा, टर्शरी ब्यूटाइल। तो दो ही तरह के इसमें से हाइड्रोजन थे जिसमें से हम ये रिमूव कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अरे समझ में आ गया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, इस तरह से हम आइसोब्यूटेन से जो बनाते हैं वो आइसोब्यूटाइल और टर्शरी ब्यूटाइल है, और नॉर्मल ब्यूटेन से जो बनाते हैं वो एन ब्यूटाइल और सेकेंडरी ब्यूटाइल है। अब आ जाओ अगले आइसोमर पे, पेंटेन।
CH3 CH2 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 CH3, ये क्या आ गया, ये N पेंटेन आ गया। और जो आपका N पेंटेन है उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर लो 1 डिग्री वाला पहले। तो ये बन गया N पेंटाइल। अब इसमें से कोई भी सेकेंडरी हटा लो, यहां से ये हट गया, तो ये हो गया सेकेंडरी पेंटाइल। अब क्योंकि इसका पेरेंट N पेंटेन था तो इसका ये वाला ग्रुप भी N पेंटाइल बनेगा और ये बनेगा सेकेंडरी पेंटाइल। तो ये हो गया आपका सेकेंडरी पेंटाइल। अब पहले इसको कंपाउंड को लिखो दूसरी तरीके से, ऐसे। अब इस कंपाउंड को देखो बेटा, 3 3 6 और 3 9, 9 हाइड्रोजन एटम है 1 डिग्री, 2 2 हाइड्रोजन एटम है 2 डिग्री, 1 हाइड्रोजन एटम है 3 डिग्री। चलो अब बेटा इसमें से पहले प्राइमरी हटाओ। अब पहले तो इसका नाम क्या है, दिस इज द आइसोपेंटाइल। एक प्राइमरी वाला हाइड्रोजन हटाओ कोई भी, CH3 CH CH3 CH2 CH2, तो ये हो गया आपका आइसोपेंटेन है ना ये तो ये बन गया आइसोपेंटाइल। देखो आइसोब्यूटेन, आइसोपेंटेन या आइसोपेंटाइल में एक एक बस CH2 आगे आगे करते चले जाओ। अब इसमें से ये जो सेकेंडरी वाला हटाया, CH3 CH CH3 CH और CH3, अब देखो ये भी कार्बन की नेचर सेकेंडरी है, तो एग्जामिनर कैसे कर सकता है, इसको भी सेकेंडरी पेंटाइल बोलेंगे। और ऊपर भी हमने एक सेकेंडरी पेंटाइल लिखा है, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये सेकेंडरी आइसोपेंटाइल है, ठीक है, और ये नॉर्मल सेकेंडरी पेंटाइल है। इस केस में टर्शरी रिमूव करोगे तो आपका आंसर आएगा CH3 CH3, यहाँ पे वैलेंसी CH2 एंड CH3, तो 3 से कनेक्टेड है, तो दिस इज टर्शरी पेंटाइल, करेक्ट। तो इस तरह से पेंटाइल ग्रुप के आप पेंटेन के आप कितने सारे आइसोमर बना सकते हो। अभी इसका एक और पेंडिंग है, देखो N पेंटेन से 2 बने, आइसोपेंटेन से 3 बने, अब इसमें नियोपेंटेन भी पॉसिबल है, बस इसके आगे कुछ नया नेम ऐसा नहीं आता है। हेक्सेन वगैरह के मैटर में आपके वैसे अलग आइसोमर बन सकते हैं, पर वो चेन नहीं होंगे, फिर वो पोजीशन होंगे। तो द थर्ड इज द नियोपेंटेन। एक दो तीन चार, इसमें से हम 3 6 4 3 4 12 है ना,
12 हाइड्रोजन 1 डिग्री है, इसमें से कोई भी हाइड्रोजन 1 डिग्री रिमूव करेंगे तो क्या बन जाएगा, इस तरीके से। तो ये बन गया नियोपेंटाइल। तो दिस इज ऑल अबाउट द आईयूपैक नेम। आई थिंक थोड़ा आपको आइडिया हो गया होगा कैसे आईयूपैक नेम लिखते हैं इसका। Yes, ma'am. चलो उसके बाद हम देखते हैं नेचर ऑफ द एल्काइल ग्रुप एंड देन इज अ मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नेचर ऑफ द एल्काइल हैलाइड, सॉरी। तो रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द एल्काइल हैलाइड, कैसी नेचर रखते हैं? CH3CH2X। देखो बेटा, कार्बन और हैलोजन में से चाहे कोई सा भी आप हैलोजन ले लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द हैलोजन जो होगी वो हमेशा ग्रेटर देन होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन से, है ना। हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा है। तो जब आप इस बॉन्ड को देखोगे तो ये होगा पोलर बॉन्ड। ठीक है, पोलर बॉन्ड है और इसमें क्या होगा, आपका नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो दिस इज अ पोलर और द आयनिक, दिस पार्ट। बाकी इसकी डाइपोल मूवमेंट होगी ऑफ कोर्स, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पोलैरिटी के। और डाइपोल मूवमेंट के लिए आपको कंप्लीटली एनसीईआरटी रेफर करना है, क्योंकि इसके डाटा से इसकी एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं, एक्सप्लेन करके डाटा नहीं बनाया जा सकता। डाइपोल मूवमेंट दो चीजों का मेजर होती है, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज एंड द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन द टू। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशन और चार्ज का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं डाइपोल मूवमेंट। अब क्या होता है ना इसमें बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आपका चार्ज तो सब में +1 और -1 ही है डेवलप होना। अब डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन डिपेंड करता है साइज पे। अब देखा जाए तो पोलैरिटी CF की सबसे ज्यादा है और CI की मिनिमम है, पर CF को CL क्रॉस कर देता है, क्योंकि CL के केस में बड़ा एटम है। तो जब बड़ा एटम होता है तो उसके डाइपोल की लेंथ ज्यादा होती है, डाइपोल की लेंथ ज्यादा होती है तो डाइपोल मूवमेंट भी उसकी ज्यादा होगी। तो जब इसकी डाइपोल मूवमेंट मेजरमेंट आती है तो CCl को ज्यादा दे देते हैं इन कंपैरिजन टू CF, बाकी सारा नॉर्मल ऑर्डर। ठीक है, इज दैट क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. तो उसके बाद है इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन। Regarding the method of preparation of alkyl halide, the first is the from hydrocarbons. फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से कैसे प्रिपेयर कर सकते हो? जैसे ये आपने हाइड्रोकार्बन चैप्टर में ही पढ़ा हुआ है टॉपिक। मिथेन की आप क्लोरीनेशन करते हो तो क्या बन जाता है, मिथाइल क्लोराइड बन जाता है और HCl बन जाता है। आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिस रिएक्शन, इसको आप बार बार करते रहो। ठीक है, तो आपके पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन जाता है। यहाँ पे बन जाएगा CH2Cl2 CHCl3 और CCl4। और यहाँ पे क्या होता है बेटा कि इस रिएक्शन की प्रॉब्लम क्या है कि मिक्सचर ऑफ, ये क्लोरोफॉर्म है। इस रिएक्शन की प्रॉब्लम ये है कि उस मिक्सचर में से छांट के अलग करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स इज फॉर्म्ड एंड डिफिकल्ट टू सेपरेट। ठीक है, अब यही रिएक्शन जब आप करते हो इथेन के केस में, दोनों टाइप के हाइड्रोजन एटम प्राइमरी प्राइमरी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोपेन के केस में 6 हाइड्रोजन प्राइमरी हैं, इसको माइनस करके जैसे मैंने अभी आपको बताया एक क्लोरीन यहाँ पे ऐड कर दो,
एक हाइड्रोजन प्लस Cl 2 डिग्री वाला, तो 2 क्लोरोप्रोपेन आ गया। ठीक है, तो इसमें मिक्सचर और प्रोडक्ट बनता है। अब इसमें देखो क्लोरीनेशन तो ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन तो होती है सेम वे से। क्लोरीनेशन एंड द ब्रोमिनेशन takes place in a similar way. आयोडीनेशन में थोड़ा डिफरेंट है। जैसे CH3CH3 इसको आप करते हो जब आयोडीन के साथ ना, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। CH3CH2I प्लस HI, तो इसमें जो HI होता है ना, दिस इज कॉल्ड एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। जो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये जो आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिएक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है कि H छोड़ देगा जल्दी, तो ये रिएक्शन को बैकवर्ड ले जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसकी यील्ड कम आती है। तो क्या करते हैं, इसको इन द प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करते हैं। आयोडीनेशन हैज टू बी carried out in the presence of oxidizing agent like iodic acid और नाइट्रिक एसिड। अब देखो क्या होगा, जो हाइड्रोजन आयोडाइड है उसको अगर मैं आयोडिक एसिड की प्रेजेंस में करूं, तो ये 5 है, तो इससे एक तो आयोडीन लिबरेट हो जाएगा और एक वाटर बन जाएगा। ठीक है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब इसमें क्या होगा बेटा, इसमें ये होगा कि जो आपका आयोडीन लिबरेट हुआ है वो इस रिएक्शन को क्या ले जाएगा, फॉरवर्ड ले जाएगा। ठीक है, आयोडीन लिबरेट इस रिएक्शन को फॉरवर्ड ले जाएगा। तो दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ द प्रिपरेशन। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. और अगर आपको एरोमेटिक हैलाइड प्रिपेयर कराने हैं, ये भी हाइड्रोकार्बन से, बेंजीन, इसमें आप हेलोजन को ऐड करो तो यू कैन गेट द आंसर बेंजीन। व्हाट इज क्लोरोबेंजीन? व्हाट इज दिस रिएक्शन? एनहाइड्रस फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में या एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। दिस इज कॉल्ड एज अ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। ये भी आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। सेकेंड मेथड इज फ्रॉम द, इसी के अंडर है, एल्कीन्स ले लेते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl ऐड करोगे तो CH3CHCl और CH3, दिस इज कॉल्ड एज अ 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, ये आपको पता है ना सबको, ये MR लग रहा है यहाँ पे, Yes, ma'am. मार्कोनिकॉफ रूल। और सेम रिएक्शन में अगर आप अनसिमेट्रिकल एल्केन लेके, ये सब हाइड्रोकार्बन वाला तो आपने पढ़ा हुआ है, Yes. HB के पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में कर लोगे, Anti-Markovnikov rule. हाँ, तो CH3CH2CH2Br, दिस इज कॉल्ड एज अ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, यानी कि AMR। तो दिस इज अ 1 ब्रोमो प्रोपेन। ओके, ये है एल्कीन से। नेक्स्ट मेथड इज, और कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, व्हाट आर द अदर वे आउट?
एल्काइन से प्रिपेयर कर सकते हो? ओके, टेल मी कैसे एल्काइन से कैलकुलेट कर सकते हो इसको? जैसे मैं आपको दूं CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें HCl का एडिशन करो, CH2 CH, फिर इसमें HCl का एडिशन करो, CH3 CH Cl Cl, इससे आपके जेम डाई हैलाइड भी बन सकते हैं। ठीक है, या आप ऐसा कर सकते हो कि इसकी पहले रिडक्शन कर दो, रिडक्शन करके आप इसे पहले कन्वर्ट कर लो एल्कीन में, और उसके बाद इसमें HCl डाल दो, तब भी हो सकता है। ओके, Yes, ma'am. this is from the hydrocarbon only. Okay, let me give you the sum of the question. Give me 1 minute. देख लीजिए प्रीवियस स्लाइड। Done this one? Yes, ma'am. चलिए, टाइम तो वैसे बहुत कम बचा है, वी आर हैविंग अ वेरी लेस टाइम लेफ्ट। लेट मी राइट वेरी इजी क्वेश्चन जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा ना हो। चलिए, तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमने जो कंडीशंस पढ़ी है वो है ये। एंट्रोपी के बारे में और डेल्टा जी के बारे में हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ए।
Okay, thank you everyone. So in the last class, we'll continue with the alkyl halide and the aryl halide only. Okay? Yes, ma'am. Okay. Yes, मैम मैम ये जो Thank you, ma'am. question है आज थोड़ा ना इजी गुड था. नाइट मैम. गुड नाइट बेटा. हाँ बोलो क्या कह रहे हो.